हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है HMWB बैंकिंग एग्जाम में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं संजय कुमार मौर्य आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सिलेक्शन का होम्योपैथ, जिसमें मैं आपको अर्थमेटिक के मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूँ ताकि आपकी अर्थमेटिक जो है इम्प्रूव हो सके और आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। और ये तभी पॉसिबल है जब आप ढेर सारी प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे और आप अपनी स्पीड इंप्रूव करते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। मैं यही कहूँगा कि क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, जितनी बार हो सके, कम से कम 2 बार तो पढ़िए पढ़िए। उसके अलावा भी अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, क्योंकि जब आप क्वेश्चन पढ़ने की हैबिट डाल देते हैं ना, तो क्या होता है कुछ टाइम बाद आपको एक बार में ही क्वेश्चन समझ में आ जाता है। अभी तो आप अगर स्टार्ट किए होंगे तो 2 बार 3 बार पढ़ के तब समझ में आ रहा है दिया क्या है, पूछ क्या रहा है और करना कैसे है। ठीक है, तो चलिए पहले आप ट्राई कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। ठीक है, तो चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, कह रहा है कि अंकुर ने बैंक ऑफ बड़ौदा में 7% वार्षिक साधारण ब्याज पर 2800 रुपए निवेश किए, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में जो 2800 प्लस एक्स की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की। यदि 2 वर्ष के अंत में दोनों के ब्याजों के बीच का अंतर जो है वो कितना है, 322 रुपए है, तो एक्स का मान बताना है। अगर मैंने क्या बताया कि एक क्वेश्चन मैंने ऐसा भी बताया था कि अगर प्रिंसिपल सेम हो और रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम हो तो हम क्या करते थे, 2 साल के CIN SI का फॉर्मूला लगा के निकाल सकते थे। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा भाई, एक वेरिएबल भी दिया है एक्स, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर उन्हें बेसिक से निकालना पड़ेगा। तो ठीक है, तो पहले हम निकाल लेते हैं 2 साल का SI कितना होगा। तो एक बात बताइए कि 7% वार्षिक साधारण ब्याज की बात कर रहा है, 1% एक साल में 7% अगर उसे प्रिंसिपल पे ब्याज मिलता है तो 2 साल में कितना मिलेगा। जाहिर सी बात है, एक साल में 7%, दूसरे साल में 14%। अगर फॉर्मूले से भी करेंगे तो PRT/100, आर और टी का गुणा हो रहा है, मतलब आर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10, 7% और टाइम 2 साल 14% हुआ। तो आप डायरेक्टली ऐसे कीजिए कि अगर एक साल में 7% मिल रहा है तो 2 साल में 14%, और वो भी किसका, प्रिंसिपल का। तो प्रिंसिपल हमारा कितना है, 2800। 2800 का 14% कितना होगा भाई, परसेंटेज घटाया तो 100 से किया, तो ये कितना हो जाएगा, 28 गुणित 14। अब भाई इसको 2 गुणित 14 लिख सकते हैं, 14 14 में 196 गुणित 2, तो कितना आएगा, 392 रुपए में कि मिल गया, ऐसा ही मिल गया। ठीक, ये इतना आप माइंड में कर सकते थे, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए प्रॉपर लिख रहा हूं। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, 2 साल का CI। तो CI के लिए भी प्रिंसिपल भी दी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दी है और टाइम भी दी है। या तो आप फॉर्मूले से करो, या तो मैंने आपको एक बात बताई है कि रेशियो मेथड। रेशियो मेथड में क्या, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पता होना चाहिए और टाइम, तो दोनों पता है ना हमें। तो हम क्या करते हैं कि यहां से प्रिंसिपल एंड अमाउंट का रेशियो निकाल सकते हैं। एक साल में हमारा क्या हो रहा है, 10% मिल जाए, मतलब प्रिंसिपल हमारा अगर 10 होगा, 10% का मान क्या होता है, जाहिर सी बात है 1/10, यही तो होता है। तो हमारा अगर प्रिंसिपल 10 हो तो एक साल में 10 का 10% कितना, 1। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, अमाउंट। तो ये कितना हो जाएगा, 10 1 11। भाई यही तो होता है, अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ही तो होता है। तो ये क्या उतना हो जाएगा, अमाउंट हमारा 11। दूसरे साल भी क्या होगा,
10 से 11, ठीक। तो यहाँ हमारा कितना आ जाएगा, 10 दहम्मा 100, यहाँ पे कितना हो जाएगा 11 ग्राम 121। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना मिला, 21 यूनिट का। जो हमारे पास 100 यूनिट प्रिंसिपल थी, तो 21 यूनिट का क्या मिल गया हमें, इंटरेस्ट मिल गया। अगर हमारे पास प्रिंसिपल है कितना भाई, 2800 प्लस एक्स है, तब इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो 2 साल का CI इतना हो जाएगा। ये बात अगर आपको नहीं समझ में आई तो कोई नहीं भाई, मैं बता दे रहा हूं आपको, ठीक है। टाइम भले लगेगा आपको, लेकिन मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। ये 10-11 वाला तो समझ में आ गया आपको कि ये आया कहां से। अब आप बताइए कि हमारा प्रिंसिपल एंड अमाउंट का रेशियो कितना आया, 100 इंटू 121 आया, ठीक। अगर यहाँ पे देखा जाए तो कितना है प्रिंसिपल, सॉरी इंटरेस्ट कितना है हमारा, 21 यूनिट है। तो एक बात बताइए कि अगर यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल 100 है, मतलब 100 यूनिट का मान कितना दिया है हमारा, भाई प्रिंसिपल दिया है ना, ये भी प्रिंसिपल, तो 100 यूनिट का मान कितना 2800 है प्लस एक्स। तो एक यूनिट का मान कितना होगा, एक यूनिट का मान कितना होगा 2800 प्लस एक्स बटा 100। तो हमें चाहिए क्या भाई, 21 यूनिट का मान, हमें इंटरेस्ट चाहिए ना। तो हमारा इंटरेस्ट कितना है 21 यूनिट, तो 21 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 2800 प्लस एक्स बटा 100 गुणते 2100 हुआ, सॉरी 21 यूनिट हुआ। तो यही मैंने क्या किया, 21 ऊपर बटा 100 इंटू 2800 लिख दिया। इतना समझ में आया कि 21 यूनिट का हमें ब्याज मिला कितने पे, 100 रुपए थे, 2800 का डायरेक्ट गुणा कर दिया। तो इतना तो समझ में आ गया ना कि आया कहाँ से ये, ठीक। सबसे बड़ी बात है कि आपको समझ में आना चाहिए, तो समझ में आ गया होगा ये मैंने लिखा कहाँ से, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। ठीक, इतना आ गया। अब कह रहा है कि 2 साल के CI और SI का अंतर, अब ऐसा अंतर निकाल लीजिए भाई। ऐसी बात है कि CI ज्यादा होगा, तो अंतर कितना हो जाएगा 2800 प्लस एक्स और माइनस कितना, ये 392 बराबर कितना 322 है। तो इधर ये जाएगा जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 21 बटा 100, 2800 प्लस एक्स, ये कितना हो जाएगा भाई 714 हो जाएगा भाई। इधर 8 इधर ले लेते हैं, तो 4 3 700 और 14 इधर बचा था, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 7 3 21, 7 1 का 7, 7 दूनी 14, ठीक। और 3 3 का 9, 3 4 12, 3400। तो 2800 प्लस एक्स, इस 100 का गुणा इधर कर दिया तो कितना हो गया 3400। तो एक्स का मान कितना आ गया हमारा 600 आया। कितना आ गया 600। तो कौन सा सही है हमारा, ये बी वाला, ठीक। तो इतना लंबा आपको करने की जरूरत नहीं थी, मैंने समझाने के लिए एक एक पॉइंट किया है। आप डायरेक्टली यहाँ से इतना लिख सकते थे, अगर आप कैलकुलेशन करने लगेंगे तो माइंड में कर लेंगे, और डायरेक्टली इतना लिख करके सॉल्व किया जा सकता था, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। अगर नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं, आप इसे कम से कम 2-3 बार तो पढ़िए तो सही, क्योंकि क्वेश्चन समझ में आना चाहिए ना। तो चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। कह रहा है 3 साझेदार हैं, मनोहर, नारायण और ओमकार ने क्रमशः 5 और 8 के अनुपात में राशि निवेश की। 5 महीने बाद मनोहर इतनी अतिरिक्त राशि निवेश करता है जिससे उसका कुल निवेश जो ओमकार के प्रारंभिक निवेश के बराबर हो जाता है। तो यदि लाभ में ओमकार का हिस्सा 1870 रुपए है तो वार्षिक कुल लाभ कितना होगा, ठीक। तो इसमें मैंने क्या बताया है कि प्रॉफिट का रेशियो बराबर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट एंड टाइम का मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए मनोहर को M मान लिया, नारायण को N मान लिया और ओमकार को O मान लिया। इन्होंने कितना इन्वेस्ट किया, 5, 8 और 11 के अनुपात में इन्वेस्ट किया। तो हमने मान लिया कि इन्होंने 5x इन्वेस्ट किया, इन्हें 8x
उन्होंने 11x रुपए का इन्वेस्ट किया। और ये x क्यों आता है, ये x का गुणा हम क्यों करते हैं तीनों में, ये भी मैंने बताया है कि ये x ही सब हर जगह क्यों हुआ। ठीक, तो यहाँ पे हमारा कितना हमने मान लिया कि ये 5x, ये 8x और 11x, क्योंकि भाई जो भी हम रेशियो होना चाहिए हमारा सेम होना चाहिए ना। तो अगर इसलिए जो हम गुणा करेंगे वो सब में करेंगे, जो भाग करेंगे वो सब में करेंगे, तभी तो हमारा रेशियो बराबर होगा। तो यहाँ पे अगर हम रेशियो निकालना चाहेंगे तो x x x तीनों जगह कैंसिल हो जाएगा, 5 8 11 का रेशियो है। और हमें ये नहीं पता है कि हमें गुणा कितने का करना था, कि हमारा प्रिंस मिल जाए m का कितना इन्वेस्ट किया। तो x वेरिएबल है, x का मान कुछ हो सकता है, x की जगह a b c कुछ भी रख सकते थे आप वेरिएबल। ठीक है, तो हमें मिल गया हमारा कितना, मनोहर को 5x, नारायण को 8x और ओमकार को 11x रुपए हमने मान लिया इन्वेस्ट किया उन्होंने। ठीक, कह रहा है 5 महीने बाद मनोहर इतनी राशि, तो 5 महीने तक तो इन्होंने इतना ही इन्वेस्ट किया। कह रहा है इतनी अतिरिक्त राशि निवेश करता है जिससे उसका कुल निवेश ओमकार के प्रारंभिक निवेश के बराबर हो जाता है। तो प्लस, अब भाई ओमकार के प्रारंभिक निवेश कितनी थी, 11x, मतलब 5x था, 6x और इन्वेस्ट किया, मतलब अब उसके पास टोटल 11x है। क्या बोला है ना कि प्रारंभिक निवेश के बराबर हो जाए, तो बराबर हो गई ना 11x। अब देखा जाए तो वार्षिक कुल लाभ पूछ रहा है, एक साल की बात पूछ रहा है, एक साल में तो 5 महीने तो इन्होंने इतना इन्वेस्ट किया, बचा कितना, 7 महीने। यहाँ पे इसके लिए नारायण के लिए ओमकार के लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा, तो इन्होंने 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किया। तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट का रेशियो क्या आएगा हमारा, रेशियो निकाल लेते हैं। प्रॉफिट का रेशियो कितना आएगा भाई, 25x प्लस 11 77, तो कितना हो जाएगा 102x। यहाँ कितना होगा 12 अट्ठे 96x, और यहाँ कितना 12 ग्रेहियम कितना 132x। एक बात आपको याद रखनी है कि जो प्रॉफिट हमारा होगा वो इन्वेस्टमेंट एंड टाइम के मल्टीप्लाई का रेशियो होगा। इसी रेशियो में हम 2 या 3 लोगों के बीच बांटते हैं। ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट एंड टाइम का मल्टीप्लाई करके हमें प्रॉफिट, एग्जैक्ट प्रॉफिट मिलेगा, ये बात गलत है। ठीक, तो इसी रेशियो में हम बांटते हैं। तो हमें क्या, अब यहां से सॉल्व कर लेते हैं, कुछ कटेगा तो 6 का 6, 6 दूनी 12, 12 6 से कटेगा, 6 से कट जाएगा, 6 का 6, 6 सते 42, 17x, 16 छक्का 96, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12x। तो हमें क्या मिल गया भाई, कट गया सब 6 से, तो 17x, 16x और 22x। ये कह रहा है कि ओमकार के लाभ का हिस्सा 1870 है, लेकिन हमारे ओमकार का लाभ का हिस्सा कितना है 22x। तो 22x बराबर कितना 1870 रुपए है। तो x का मान कितना आ जाएगा, जाहिर सी बात है कि 11 से कट किया तो ये कितना 70, और फिर 2 से कट किया तो कितना 85। तो x का मान हमें कितना मिल गया, जाहिर सी बात है x का मान हमें मिल गया 85। तो पूछा है तो वार्षिक कुल लाभ, भाई कुल लाभ कितना, 17x इसको, 16x इसको, 22x इसको, तो टोटल कितना हो गया 16 ना 32 एक 33 एक 55x हो गया। टोटल टोटल कितना है भाई 55x का प्रॉफिट हुआ। तो 55x का मान कितना होगा नहीं बता सकते, 55 गुणते 85, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 4675। 55 25 8 पंचे 40 और 55 25 65, 65 और 2 67, बच गया 6, 8 पंचे 40 6 46, तो 4675 रुपये हमारा ये डी वाला सही हो गया। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, मैंने डीपली एक एक चीजें आपको समझाने की कोशिश की है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, लेकिन आप इसे ध्यान से पढ़िए, खुद से सॉल्व करने की कोशिश जरूर कीजिए। तो चलिए
आपका टाइम समाप्त हुआ। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। कह रहा है यदि x किलोमीटर की धारा के प्रतिकूल दूरी तय करने में लगने वाला समय धारा के अनुकूल x + 48 की दूरी तय करने वाले लगे समय से दोगुना है, तो यदि धारा के अनुकूल और प्रतिकूल नाव की गति का अनुपात 7:2 है और शांत जल में x - 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में 6 घंटे का समय लगता है, तो धारा की गति बतानी है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन क्या है, प्री लेवल में बहुत ही कम पूछे जाते हैं, पीओ में पूछे जाते हैं, क्लर्क में नहीं, लेकिन क्लर्क मेंस हो सकता है और पीओ प्री हो सकता है, ठीक है। तो चलिए, इसने एक चीज बोली है यहाँ पे, उसने दे रखा है कि धारा के अनुकूल धारा के प्रतिकूल नाव की गति, तो धारा के अनुकूल डाउन स्ट्रीम और धारा के प्रतिकूल अप स्ट्रीम क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है इसने, 7 और 2 का रेशियो दे रखा है, इतना दिया। यहाँ पे उसने बोला है कि धारा के प्रतिकूल, तो धारा के प्रतिकूल कितना, अप स्ट्रीम की बात हो रही है, और यहाँ किसकी बात हो रही है, धारा के अनुकूल मतलब डाउन स्ट्रीम की बात हो रही है। तो बात किसकी हो रही है भाई, टाइम की। कौन टाइम ज्यादा ले रहा है, धारा के प्रतिकूल, कह रहा है धारा के प्रतिकूल दूरी तय करने में लगने वाला समय धारा के अनुकूल x + 8 किलोमीटर की दूरी तय करने वाले समय से दुगना समय ले रहा है। तो कौन दुगना समय ले रहा है भाई यहाँ पे टाइम जो है अप स्ट्रीम हो गया, यहाँ पे टाइम डाउन स्ट्रीम हो गया, तो कौन दुगना टाइम ले रहा है, ये दुगना टाइम ले रहा है, किसका, इससे ये दुगना टाइम ले रहा है। अगर मैं इसमें दुगना 2 का गुणा कर दूं तो ये भी बराबर हो जाएगा, ये भी 2 गुना, ये भी 2 गुना, अब बराबर हो गया। अब अगर हमें टी अप स्ट्रीम चाहिए तो हमें क्या चाहिए भाई, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है हमारी, x किलोमीटर, ये क्या कर रहा है, धारा के प्रतिकूल, और स्पीड कितनी है, यहाँ रेशियो दे रखा है, तो हम मान लेते हैं कि इसकी स्पीड 7 है, इसकी स्पीड 2 है। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी है, अप स्ट्रीम स्पीड कितनी है, 2a है, बराबर कितना, यहाँ पे टी डाउन स्ट्रीम बराबर क्या, x + 48 किलोमीटर जा रहा है, गुणित 2 है। यहाँ पे हमने स्पीड कितनी दी है हमारी, 7a, ठीक। अब सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से a कैंसिल, इसका गुणा इधर कर दिया, इसका गुणा इधर कर दिया, तो ये कितना आएगा भाई, 7x बराबर कितना, 2 4 का गुणा हो जाएगा, तो 4x + 4 गुणित 48 कर देता हूँ उसको, इधर जाएगा तो कितना आएगा, 3x बराबर 4 गुणित 48, तो ये कितना हो जाएगा, 3 कट गया 16, तो x का मान कितना आ गया भाई, 64 आया, x का मान 64 आया। तो यहाँ पे उसने एक चीज दे रखी है कि शांत जल में x - 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में, एक बात बताइए कि अगर हमें b का मान चाहिए तो हम क्या करेंगे, अगर यहाँ से हमें b का मान चाहिए तो हमें पता है ना कि v डाउन स्ट्रीम + v अप स्ट्रीम बटा 2 होता है, तो हम मान रख देंगे भाई 7a एंड 2a बराबर कितना, 9a होगा, कितना होगा, 9a बटा 2, b का मान कितना मिल गया, 9a बटा 2। तो यहाँ पे उसने दे रखा है कि x - 10 किलोमीटर किसकी, बोट की स्पीड से जाने में 6 घंटे लग रहे हैं, तो x का मान हमें क्या है पता है, कितना है, 64 - 10, b का मान हमने यहाँ से निकाला है कितना, 9a बटा 2, ये कितना है 6। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आएगा, 54, और ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, नीचे बच गया कितना, 9a, इधर कितना, 54, सॉरी 6, तो 9 छक्के 54, 6 से 6 कैंसिल, तो a बराबर हमारा आ कितना गया, 2, a बराबर हमारा कितना आ गया, 2। तो अगर a बराबर हमारा 2 आ गया तो हमसे पूछा क्या है कि धारा की गति। अब भाई यहाँ से हम नहीं बता सकते v डाउन स्ट्रीम कितना है, 14 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ कितना अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमसे चाहे जो पूछे, यहाँ b का मान भी निकाल सकते थे, अगर c का मान पूछे तो c का मान भी तो निकाल सकते हैं ना, यहाँ से हम c बराबर क्या होता है, v डाउन स्ट्रीम - v अप स्ट्रीम बटा 2, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 14 में से 4 गया बटा 2 बराबर कितना, c का मान कितना है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा आया।
कितना आ गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा सही है हमारा, ये सी वाला। तो क्या क्वेश्चन बहुत हार्ड था? नहीं भाई, वो सिंपल था, लेकिन आपको क्या है प्रोसेस बाय प्रोसेस करना पड़ेगा, वेरिएबल देके घबराइए नहीं, ठीक। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। इसके मैंने दो मेथड बताए, बेसिक भी और एक मिक्सचर एलिगेशन से भी मैंने बताया। तो आज मैं आपको बेसिक नहीं बताऊंगा, क्योंकि काफ़ी हार्ड हार्ड क्वेश्चन मैंने रखे हैं आज के टाइम में। तो इसको मैं आपको मिक्सचर एलिगेशन से बताऊंगा, ठीक है। तो पहले आप ट्राई तो करो। तो चलिए, आपने पढ़ लिया है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ, मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। कह रहा है दो मिश्र धातु हैं जिनमें तांबा और स्टील का अनुपात कितना है, 3:5 का है और 4:5 का है, को 2:3 के अनुपात में मिलाया गया है। तो नई मिश्र धातु में तांबा और स्टील का अनुपात क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो एक बात बताइए कि दो मिश्र धातु हमने क्या क्या मान ली, ए और बी मान लिया, जिसमें क्या दिया है, कॉपर एंड स्टील का रेशियो दिया है। कितना, कॉपर एंड स्टील का रेशियो दिया है दोनों में, 3 और 5 का रेशियो, 4 और 5 का रेशियो। अब मिलाया इनको किस अनुपात में गया है, 2:3 में मिलाया गया है, इतना दिया है। तो एक बात बताइए कि अगर मैं इसमें से आपको पूछूं कि कॉपर कितना है, तो आप बताइए कि हमें मिक्सचर एलिगेशन के लगाने के लिए, फॉर्मूला यूज करने के लिए, तो हमें क्या करना, क्या क्या चाहिए इसमें, हमें क्या चाहिए कि इसमें हम क्या क्या मिला रहे हैं। यहाँ पे अगर देखें हम, तो हम कॉपर अगर पूछें आपसे कितना है इसमें, तो आप क्या कहोगे कि भाई टोटल हमारा जो है वो 8 है, जिसमें से 3 कॉपर है। अगर मैं इसमें पूछूं कॉपर कितना है, तो मिश्रण बी में, ठीक। तो आप क्या कहोगे, इसमें कॉपर जो है वो 4 है, टोटल हमारा 9 है, टोटल 9 में से 4 हमारा कॉपर है। तो हमें क्या चाहिए, ये हमारा मिक्सचर 1 हो गया, मिक्सचर हमारा 2। भाई सेम चीज मिला रहे हैं तो हमें सेम चीज चाहिए ना, क्या क्या मिला रहे हैं। अगर कॉपर यहाँ पे रख रहे हैं, तो यहाँ पे कॉपर कितना है, 3/8। अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ बी में कितना है, 4/9। अब बीच में हमें क्या चाहिए, बीच में हमें क्या चाहिए, मिक्सचर का रेशियो। यहाँ पे अगर देखा जाए तो कॉपर का रेशियो है, यहाँ पे कॉपर का अलग अलग रेशियो है। इसमें मिक्सचर 1 में कॉपर का रेशियो क्या है, अब मिक्सचर 2 में कॉपर का रेशियो क्या, यहाँ पे क्या चाहिए, ऑल ओवर में कितना है। तो ऑल ओवर में कितना है हमें नहीं पता भाई, तो हम क्या करते हैं, उसको x मान लिया हमने, ठीक है। और इसने एक चीज और बोली है कि 2 और 3 के अनुपात में मिलाया गया। तो यहां हमारा किसका रेशियो आता है भाई, यहां हमारा आता किसका रेशियो है, किस क्वांटिटी का ही तो रेशियो आता है। यहां पे हमारा क्वांटिटी का रेशियो आता है, ठीक। इतना समझ में आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं। इसका गुणा इधर किया, इसका गुणा इसमें किया और जोड़ दिया। तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 3 × 8, 3/8 × 2 प्लस इसका गुणा इधर कर दिया, तो 4/9 × 3, और नीचे वाले को आपस में जोड़ देते हैं और भाग दे देते हैं। तो ये हमारा कितना हो गया, 3 2 5, और ये हमारा कितना आ जाएगा, x के बराबर। तो अब सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना आएगा हमारा, 2 चौके 8, यहाँ पे कितना, 3 त्रिका 9। तो यहाँ कितना आएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा 3/4, और यहाँ पे आएगा कितना, 4/3, नीचे कितना 5, बराबर कितना x। तो ये 3 का गुणा इधर किया, 4 का इधर किया, तो कितना 16 9 25, और नीचे कितना आया, 4 3 12, 12 को नीचे लाए तो 12 × 5 बराबर x। तो 5 25, तो x का मान कितना आ गया, 5/12। तो एक बात बताइए, हमारा ऊपर वाला क्या है भाई, हम कॉपर लिए थे ना यहाँ पे,
यहाँ पे भी कॉपर लिया है, यहाँ पे भी कॉपर लिया है, तो यहाँ पे भी जो ऊपर आएगा वो क्या आएगा, कॉपर आएगा। नीचे क्या आएगा, टोटल। अगर टोटल हमारा 12 है जिसमें से कॉपर 5 है, तो स्टील हमसे पूछा क्या है, कॉपर स्टील का रेशियो, तो कॉपर एंड स्टील का रेशियो कितना आएगा भाई, कॉपर एंड स्टील का रेशियो कितना आ जाएगा, कॉपर हमारा कितना है 5, टोटल 12 है, 12 में से अगर 5 कॉपर है तो स्टील कितना होगा हमारा 7 होगा, जाहिर सी बात है। तो हमारा कितना रेशियो आ गया, 5 एंड 7 का रेशियो में मिल गया। इतना समझ में आया। तो इसे हम बेसिक से भी कर सकते थे और मिक्सचर एलिगेशन का फॉर्मूला यूज करके भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। लेकिन आप इसे ध्यान से पढ़िए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश जरूर कीजिए। मैं यही कहूँगा कि आप क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश जरूर कीजिए। तो चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। कह रहा है कि प्रणय की उम्र रोशन की उम्र से 9 वर्ष कम है। यदि 12 वर्ष बाद रोशन की उम्र और शिवम की वर्तमान उम्र का अनुपात 11:6 है और वर्तमान में शिवम की उम्र प्रणय की उम्र के 1.5 गुना है, तो 7 वर्ष बाद प्रणय की उम्र क्या होगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे उसने एक चीज बोली है कि 12 वर्ष बाद किसकी उम्र, रोशन की, रोशन को आर मान लिया और शिवम की प्रेजेंट एज की बात की है। कितना दे रखा है उसने रेशियो, 11x एंड 11 रेशियो कितना 6। तो हम क्या मान लेते हैं कि इसकी एज कितनी है 11x, 12 वर्ष बाद इसकी एज कितनी 11x और इसकी प्रेजेंट एज कितनी है 6x ईयर। तो अगर ये बात की जाए प्रेजेंट में इन दोनों की एज की तो कितनी होगी, ये बात बताइए। प्रेजेंट में अगर हम निकालें तो कितनी, अगर 12 वर्ष बाद 11x है तो प्रेजेंट में कितनी रही होगी भाई, 12 वर्ष बाद 11, तो 12 वर्ष हम घटा देंगे और इसकी तो प्रेजेंट एज है ही है 6x। अब आ जाते हैं हम किस पे, प्रणय पे। तो आप बताइए प्रणय की एज क्या होगी प्रेजेंट में। उसने बोला है ना कि प्रणय की उम्र रोशन की से 9 वर्ष कम है, तो रोशन की उम्र प्रेजेंट एज कितनी है 11x माइनस, इससे 9 वर्ष छोटा है, मतलब क्या है 9 वर्ष घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगी 11x माइनस 12, -12 है, -9 किया तो कितना आ जाएगा -21। ये हमें क्या मिल गई, तीनों की एज मिल गई, प्रेजेंट एज, ठीक। तो अब इसमें आगे कह रहा है कि वर्तमान में शिवम की उम्र, शिवम की उम्र और प्रणय की उम्र के 1.5 गुना है, किसकी, प्रणय की उम्र की 1.5 गुना है किसकी, प्रणय की। तो शिवम की प्रेजेंट एज हमें पता है ना, प्रेजेंट एज, तो शिवम की प्रेजेंट एज हमारी क्या है, माना है 6x और प्रणय की कितनी है। अब भाई 1.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं। और प्रणय की एज कितनी है हमारी 11x माइनस 21। अब सॉल्व कर लेते हैं, इसका गुणा इधर कर लिया, 3 दूनी 6, इसका गुणा इधर किया तो कितना 4x, इधर कितना है 11x माइनस 21, ठीक। इसको इधर लाते हैं, इसको इधर लाते हैं, तो इधर हो जाएगा हमारा 21 बराबर कितना 7x। तो x का मान कितना आ गया हमारा 3 आया, x का मान हमारा कितना आ गया 3। तो पूछा है तो प्रणय का 7 वर्ष बाद प्रणय की उम्र कितनी होगी, 7 वर्ष बाद प्रणय की उम्र, प्रणय की उम्र कौन सी है भाई, यही तो है। तो प्रेजेंट एज हम निकाल लेते हैं, कितनी होगी 11 गुणित 3 माइनस 21 बराबर कितना आ जाएगा ये 33 में से 21 गया कितना होगा 12 साल, ठीक। प्रेजेंट एज ये हो गई हमारी। अब 7 साल बाद कह रहा है तो 7 साल जोड़ दीजिए तो कितना 19 ईयर होगी। तो कौन सा सही होगा हमारा, डी वाला, ठीक। तो समझ में आ गया होगा
ये जैसा जैसा क्वेश्चन कहता जाए वैसा वैसा आप करते जाओगे, एज वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ऐसे क्वेश्चन मैंने काफी बार आपको बताए हैं और मैंने हर बार आपको वो तरीका बताया कि इसी को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। ये बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल है, आपने किया भी होगा। अगर हमारे साथ जुड़े हैं तो हमारे साथ इससे कम से कम ऐसे टाइप के क्वेश्चन 2-3 बार आपने कर लिया होगा। तो चलिए आज फिर करिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। तो चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। ओके, तो एक प्रसिद्ध चित्रकला है जिसमें पीले और नीले रंग का अनुपात दे रखा है। चित्र के ऊपरी आधे भाग में यह अनुपात जो है 2:5 है, तो निचले आधे भाग में पीले और नीले रंग का अनुपात क्या होगा ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो एक बात बताइए कि आप, ये हमारी पूरी पेंटिंग हो गई जिसमें येलो एंड ब्लू का रेशियो दे रखा है कितना, 2 और 5 का, ठीक। कह रहा है ऊपरी आधे भाग में, ये ऊपर का आधा भाग है जिसमें ब्लू एंड येलो का रेशियो दे रखा, सॉरी यहाँ पे 5:7 का रेशियो दिया है, मैंने उल्टा लिख दिया, ठीक। 5 और 7 का रेशियो दिया है और यहाँ पे कितने का दिया है, 2 और 5 का रेशियो दिया है। और यहाँ पे निचले आधे भाग में हमसे पूछ रहा है कि निचले आधे भाग में हमारा ब्लू एंड येलो का रेशियो क्या होगा। तो एक आप बात बताइए आप हमसे कि ये जो पेंटिंग है इसका टोटल जो होगा ये आधा होगा। इस पूरे पेंटिंग का अगर मान लीजिए 10 हो, ये 10 हो टोटल, तो ये कितना होना चाहिए, आधा होना चाहिए, क्योंकि ये 5 होगा, ये भी 5 होगा, आधे पेंटिंग की बात हो रही है ना। तो अगर ये टोटल हमारा 10x हो मान लीजिए, तो इसमें 5x आएगा, फिर इसमें 5x आएगा, ठीक। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो ब्लू एंड येलो का रेशियो दे रखा है कितना, 5 और 7 का। अगर टोटल हम देखें तो कितना है इसमें, टोटल अगर पेंटिंग देखें ब्लू येलो का तो कितना है भाई, 7×5 = 12 है। ये पूरी फुल पेंटिंग हो गई हमारी। तो अगर अपर हाफ की बात करें तो अपर हाफ की तो कितना दिया है इसने, 2 और 5 का रेशियो दिया है। अगर इसका हम टोटल देखें तो कितना है, 7। भाई ये अगर 12 है तो ये कितना होना चाहिए था, 6 होना चाहिए था, होना चाहिए था कि नहीं भाई। आधे पेंटिंग की बात हो रही है, यहाँ पे रेशियो क्या है वो नहीं पता, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए कि अगर फुल पेंटिंग में है तो हो सकता है ब्लू ज्यादा हो येलो कम हो, अलग की बात है, लेकिन होना तो आधा ही चाहिए ना। हम यही मान के चलते हैं कि होना आधा चाहिए, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या है, 12 है, यहाँ पे 7 है, तो हम क्या करते हैं कि भाई पहले इसको क्या करेंगे, बराबर करेंगे। मतलब इसका अगर ये फुल 12 है तो इसको हम इसका क्या बनाएंगे, आधा बनाएंगे। तो हम क्या करते हैं, अगर हम यहाँ 7 का गुणा कर लें और यहाँ 12 का गुणा कर लें तो क्या हो जाएंगे, ये आपस में बराबर हो जाएंगे। लेकिन अब हमें क्या करना है कि फुल वाले का ये क्या होना चाहिए, आधा होना चाहिए। तो मतलब 1/2 से गुणा कर दें तब आधा हो जाएगा, या तो हम इसमें 2 का गुणा कर दें या इसमें 1/2 का, ठीक। तो अब हम क्या करते हैं, इसको काट लेते हैं, तो ये कितना आ गया, 6। तो यहाँ पे देखा जाए तो अगर यहाँ पे 7 का गुणा हो रहा है इसमें और यहाँ पे देखा जाए 6 का हो रहा है, तो यहाँ पे 7 का गुणा करते हैं, यहाँ भी 7 का गुणा कर देते हैं। यहाँ पे क्या करना है, 6 का गुणा करना है, तो यहाँ भी 6 का गुणा कर देते हैं, ठीक। तो अब हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं भाई। ठीक, तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारा, 35। यहाँ कितना आएगा, 49। अब यहाँ कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12। यहाँ कितना, 6×5 = 30। ये अब
फुल हो गया, ये अपर हाफ हो गया, लोअर हाफ देख लीजिए, तो लोअर हाफ कितना होगा, आप डायरेक्टली घटा सकते हैं। 35 में से 12 गया कितना, 23, और ये कितना हो जाएगा, 49 में से 30 गया 19, तो 23-19 का रेशियो आ गया कि नहीं आ गया। अगर आपको नहीं विश्वास हो रहा तो यहाँ पे देख लीजिए, 12 सत्ते 84, टोटल यहाँ 84 आया, और 7 6 42, आधा है कि नहीं है इसका, ये 84 है या 42 है, आधा है नहीं। तो ये भी यहाँ पे भी देख लीजिए टोटल कितना होगा, 22 और 19 20 कर देते हैं तो कितना हो गया, 42 हुआ यहाँ भी टोटल। ठीक, तो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन मैं बताना क्या चाह रहा था, आपको समझ में भी आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। तो चलिए आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। कह रहा है कि 9 लड़कियों को उनकी वजन के अनुसार क्रम में रखा गया और उनका औसत वजन जो है 76 किलोग्राम है। 5 सबसे दुबली लड़कियों का औसत वजन 72 किलो है, जबकि 5 सबसे भारी लड़कियों का औसत वजन 80 किलोग्राम है। तो 5वीं सबसे भारी लड़की का वजन कितना होगा, ये पूछ रहा है हमसे, ठीक है। तो हम 5 लड़कियां कौन कौन सी मान लेते हैं भाई, एक ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी ये हो गई, पांचवी ये हो गई, छठवीं ये हो गई, सातवीं ये हो गई, और आठवीं ये हो गई, और नौवीं ये हो गई। 9 लड़कियां हो गई। तो आप बताइए कि वो कह रहा है 9 लड़कियां, उनका औसत वजन 76 किलो है, तो 9 लड़कियों का कुल वजन कितना हो जाएगा। 9 लड़कियों का कुल वजन कितना होगा। जाहिर सी बात है कि 9 में 76 से गुणा कर देंगे भाई, एवरेज में उनके क्या है, नंबर ऑफ पर्सन से गुणा कर दिया तो हमें टोटल एज मिल जाएगी। ठीक, तो ये कितना आएगा हमारा भाई, 76 का 10 टाइम ले जाते हैं, फिर 76 घटा देंगे। ठीक, तो या फिर आप कीजिए कि 9 सत्ते 63, 630 और 6 सत्ते 42। ठीक, कितना हो जाएगा, 684, 6 9 54, 684 होगा। 30 और 54 कितना, 84, तो कितना हो गया, 684 आया हमारा। आगे कह रहा है कि 5 सबसे दुबली लड़कियां, हम मान लेते हैं कि सबसे मोटी ये थी तो सबसे दुबली ये, तो 1 2 3 4 और 5, 5 सबसे दुबली लड़कियों का औसत वजन कितना है भाई, 72 किलोग्राम। तो 5 लड़कियों का, 5 दुबली लड़कियों का कुल वजन कितना हो जाएगा, कुल वजन कितना होगा भाई। तो जाहिर सी बात है कि 5 में कितने का, 72 से गुणा कर दिया तो कितना होगा, 360 होगा भाई। 7 पचे 35, 5 दूनी 10, 360। ठीक, इतना मिल गया। आगे कह रहा है कि सब, जबकि 5 सबसे भारी लड़कियां, अब भारी ये थी ना, तो भारी अब बताइए, पहली दूसरी तीसरी चौथी और पांचवी, सॉरी, ठीक, ये 5वीं यहीं तक आएगा। तो यहाँ पे एक चीज बताइए कि 5 जो है 2 बार कॉमन हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे 5 भारी लड़कियों का वजन हम निकाल लेते हैं। पांच भारी लड़कियों का कुल वजन कितना हो जाएगा भाई, 5 और एवरेज कितना है इनका 80, तो 5 गुणित 80 बराबर कितना, 400 हुआ, 400 kg। तो हमसे पूछा क्या है, 5वीं सबसे भारी लड़की का वजन, तो 5वीं भारी लड़की का वजन कितना होगा, वजन कितना होगा आप बताइए। एक बात बताइए कि यहां से देखा जाए तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, 5 आ रहा है, यहाँ पे भी 5 आ रहा है, मतलब कहने का अर्थ इसमें 2 बार, अगर मैं इसको और इसको जोड़ दूं तो इसमें क्या हो रहा है, 5 2 बार जुड़ रहा है।
ठीक, तो हम क्या करते हैं, अगर इसमें 5 2 बार जुड़ रहा है और यहाँ पे देखा जाए 9 लड़कियों का कुल वजन, तो इसमें तो एक ही बार है। इसमें क्या है, सब एक एक बार है, लेकिन 5 2 बार है, और इसमें क्या है, सब एक एक बार है। 9 लड़कियों का जो वजन निकाला है, तो हम क्या करते हैं, अगर इनको जोड़ करके और ये घटा दें तो हमें 5वीं लड़की का वजन मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो ये कितना होगा, 360 प्लस 400 कितना होगा, 760 होगा। और 760 में 684 घटा दें तो कितना मिल जाएगा हमें। जाहिर सी बात है कि कितना हो जाएगा, ये 16 प्लस 76 kg। 5वीं लड़की का वजन कितना हो गया भाई, 76 kg, क्योंकि इसमें 2 बार है, बाकी सब तो एक एक बार है, यह भी एक भी बार है, लेकिन 5 2 बार है। अगर दोनों को जोड़ दिया तो 5 हमारे पास कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। और जो 9 लड़कियों का हमने कुल वजन निकाला था, तो उसमें तो सभी एक बार है। ठीक, तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों को जोड़ के और जो हमारी 9 लड़कियों का वजन है उसमें घटा दिया, उससे घटा दिया, तो हमें क्या मिल जाएगा, जो एक 5 एक्स्ट्रा जुड़ा था उसका वजन मिल जाएगा, और वही हमारी क्या होगी, 5वीं लड़की का वजन होगा। ठीक, तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूं इसे करना कैसे। ठीक है, तो चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूं, मैं बताता हूं इसे करना कैसे। ठीक है, कह रहा है चंदन एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है और उसे 800 रुपए भुगतान किया जाता है। यदि चंदन और दानिश मिलकर काम करते हैं और दानिश को 2000 रुपए तथा शेष राशि चंदन को दी जाती है, तो दानिश अकेले वह काम कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, तो एक बात बताइए कि हमें जो पैसा मिलता है या फिर किसी को जो पैसा मिलता है काम करने का, वो किसके हिसाब से मिलता है क्वेश्चन में। ठीक, उसकी इफिशियंसी के हिसाब से मिलता है, और कितने दिन काम किया उसी के हिसाब से तो पैसा मिलता है। उसकी इफिशियंसी क्या थी और उसने काम कितने दिन किया, उन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसी हिसाब से तो पैसा मिलेगा हमें। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 16 दिनों में पूरा कर सकता है और 8000 रुपए भुगतान किया गया, मतलब कहने का अर्थ 16 दिन में उसे 8000 रुपए मिले। तो एक बात बताइए कि 16 दिन में कितना मिला, 8000 रुपए मिला। तो एक दिन में उसको कितना मिला, एक दिन में उसे कितना मिला भाई, 16 × 85 मतलब 500 रुपए मिला। इतना समझ में आया। अब आगे कह रहा है कि यदि चंदन और दानिश मिलकर काम करते हैं, ठीक, और दानिश को 2000 रुपए तथा शेष राशि चंदन को मिलती है। ठीक, तो एक बात बताइए कि एक दिन में ये काम कर रहा है कितने का, एक दिन में इसको 500 रुपए मिल रहे हैं। ठीक, तो यहां पे अगर 8000 टोटल पैसा मिला था, जिसमें से दानिश को 2000 मिल गए, तो चंदन को कितना मिला होगा। यहां पे अगर देखा जाए तो चंदन को कितना मिला होगा भाई, जाहिर सी बात है कि 6000 रुपए मिला होगा। दोनों अगर साथ में काम करते हैं तो 6000 रुपए। ठीक, अगर मैं इसमें 16 से गुणा कर दूं तो ये कितना होगा, 12 से, सॉरी, तो ये कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60 मतलब 6000 रुपए यहाँ पे मिला इसको। और 12 का गुणा यहाँ भी करना पड़ेगा भाई, दोनों तरफ तो करना पड़ेगा। तो कितने दिन में, 12 दिन में, अगर एक दिन में 500 रुपए कमा रहा है चंदन, एक दिन में 500 रुपए चंदन कमा रहा है, तो 12 दिन में कितना कमाया, 6000 रुपए। तो 12 दिन अगर चंदन ने काम किया, ठीक, तो दानिश ने भी तो कितना किया होगा, दानिश ने भी तो 12 दिन काम किया होगा, दानिश ने भी 12 दिन काम किया होगा। तो 12 दिन में दानिश को कितना मिला भाई, 2000 रुपए। कितना मिला, 2000 रुपए। तो एक दिन में दानिश को कितना मिला, एक दिन में दानिश को कितना मिला भाई, 2000/12। तो इसका कितना होएगा, 4 पंचे 20, 500, 4 तें 12, तो कितना आ गया ये, 500 रुपए बटा 3, 500/3 रुपए पर डे मिला दानिश को।
इतना समझ में आया भाई? अगर दोनों साथ में काम कर रहे थे तो 6,000 उसको मिला था, तो कितने दिन काम किया उसने? 500 रुपये पर डे मिल रहा था। ऊपर ये 16 दिन में पूरा काम कर रहा था तो 8,000 मिल रहा था। उस हिसाब से पर डे उसकी इनकम कितनी हुई? 500 रुपये। और 6,000 मिला उसको जब काम किया तो उसने, भाई इफिशियंसी के हिसाब से तो पैसा मिलेगा उसको। तो उसने क्या किया भाई, 12 दिन काम किया। जो 12 दिन अगर चंदन ने काम किया है तो जाहिर साथ में काम कर रहे हैं, तो दानिश ने 12 दिन काम किया होगा। और 12 दिन में दानिश को कितना मिला? 2,000 रुपये। तो उसकी पर डे इनकम कितनी आ गई? 500 रुपये, 500/3 रुपये पर डे। ठीक। तो हमसे पूछा है कि दानिश अकेले वह काम कितने दिन में करेगा, तो दानिश द्वारा, तो बताइए कि दानिश अकेले कितने दिन में काम करने में लिया गया टाइम कितना होगा? तो एक बात बताइए कि ये हमें कितना मिल रहा है? 8,000 रुपये वो देगा। 8,000 रुपये टोटल मिलना है, यही हमारा क्या है? टोटल वर्क। और ये 500 रुपये पर डे कमा रहा है, 500/3 रुपये पर डे। तो ये कितने दिन में काम कर लेगा भाई? ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 8,000, 3/500। तो ये कितना होगा? 16। तो 16 ત્યાં 48 दिन में ये क्या करेगा? पूरा का पूरा काम कंप्लीट कर लेगा। कितने दिन में? 48 दिन में टोटल काम कंप्लीट कर लेगा। तो ये हमारा जो था प्रॉपर बेसिक से था, आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बताता हूँ रेशियो मेथड, ठीक है? तो रेशियो मेथड में ये है कि यहाँ पे उसने एक चीज बोली है कि यदि चंदन और दानिश मिलकर काम करते हैं और दानिश को 2,000 रुपये, यहाँ पे दानिश को हमने डी मान लिया और चंदन को सी मान लिया, टोटल 8,000 रुपये का भुगतान करता है जिसको काम कराना है। अगर दानिश को 2,000 मिला तो जाहिर सी बात है कि चंदन को कितना मिला होगा भाई? 6,000। कितना मिला होगा? 6,000। तो यहाँ पे इनका देखा जाए तो रेशियो क्या है? 2/6। 1 और 3 का रेशियो आ गया। कितने का? 1 और 3 का रेशियो आ गया। ठीक। किसका रेशियो आ गया? 1 और 3 का। ठीक। तो एक बात बताइए कि यहाँ पे वो बोल रहा है कि हमें पैसा, मैंने बताया किस में मिलता है? वर्क इफिशियंसी इनटू टाइम के हिसाब से। ठीक। पैसा हमें कैसे मिलेगा भाई? इफिशियंसी इनटू टाइम। तो जिस इफिशियंसी से और जितने दिन काम किया होगा उसी हिसाब से तो पैसा मिला होगा हमें। तो हमारा कितना आ गया? ये वर्क ही तो आया है, ये हमारा वर्क ही की एफिशिएंसी आई है ना भाई, कि 1 और 3 का। इन्होंने 1 काम किया, इन्होंने 3 काम किया, लेकिन उसने बोला है ना कि समान समय से। यहाँ पे उसने बोला है कि यदि चंदन और दानिश मिलकर काम करते हैं, अगर मिलकर काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जितने दिन चंदन ने काम किया होगा उतने दिन दानिश ने भी काम किया होगा। इतना समझ में आया? तो अगर टाइम सेम है, तो अगर टाइम देखा जाए तो टाइम सेम है तो वर्क बराबर क्या होगा? इफिशियंसी। तो ये हमारी किसकी रेशियो होगी? इफिशियंसी की। किसकी? 1 और 3। अगर ये चीज नहीं समझ में आ रही है तो आप मान लीजिए कि ये किसकी वर्क हो गया हमारा? चंदन का मान लेते हैं सी एंड सी, और दानिश का कितना मान लेते हैं? डी, और टाइम डी। ठीक। अब इनका हम रेशियो निकालेंगे तो क्या करेंगे भाई? इफिशियंसी ऑफ चंदन, इफिशियंसी ऑफ दानिश। लेकिन इनका टाइम सेम है, अगर टाइम सेम है तो क्या होगा? ये कैंसिल हो जाएंगे। तो जो वर्क का इफिशियंसी होगा वही, जो वर्क का टाइमिंग हुआ वही हमारी क्या है? इफिशियंसी का रेशियो होगा। जो वर्क की इफिशियंसी होगी वही, जो वर्क का रेशियो होगा, सॉरी, वही इफिशियंसी की रेशियो होगी। तो हमारा इफिशियंसी का जो वर्क का रेशियो है हमारा, वही इफिशियंसी की रेशियो आ गई। तो 1 और 3 का। तो हम मान लेते हैं दानिश की इफिशियंसी कितनी है? x, और चंदन की कितनी है? 3x। तो अगर एक वो टोटल काम 16 दिन में काम करता है तो टोटल वर्क कितना रहेगा दानिश द्वारा? तो 16 दिन 3x इफिशियंसी से करता है तो टोटल कितना? 48x वर्क आ गया हमारा। अब कह रहा है कि दानिश अकेले वह काम कितने दिन में करेगा? ये सॉरी, दानिश नहीं था, चंदन है हमारा, चंदन। तो दानिश द्वारा कितना दिन में किया जाएगा का? दानिश अलोन। तो टोटल वर्क भाई, काम तो यही करेगा ना, जो काम इसने किया है वही काम ये भी करेगा। 48x, इसकी इफिशियंसी कितनी है?
एक्स, तो एक्स एक्स कैंसिल बराबर कितने 48 डेज। ठीक, तो समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी। ठीक, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, तो चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, कह रहा है कि अमिताभ ने दो वस्तुएं एक ही कीमत पर खरीदी। पहली वस्तु बेचने पर उसे 14% का लाभ हुआ और दूसरी वस्तु की विक्रय कीमत जो है पहली वस्तु से 220 रुपए अधिक है। यदि उसका कुल लाभ प्रतिशत 16% है तो एक वस्तु की लागत कीमत क्या होगी। ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। तो उसने दो वस्तुएं जो है समान कीमत पे खरीदी। तो एक वस्तु हमने मान लिया ये है, दूसरी वस्तु हमारी ये है। तो इसने बोला है कि कॉस्ट प्राइस हम मान लेते हैं कि हमने कितने पे खरीदा उसे, 100x पे खरीदा। ठीक है, तो कह रहा है कि पहली वस्तु को बेचने पर सिर्फ 14% का लाभ हुआ। तो अगर देखा जाए तो 14% इसका कितना होगा भाई, कॉस्ट प्राइस। लाभ हम किस पे देखेंगे, कॉस्ट प्राइस पे देखेंगे। तो 14%, 14x 100x का 14% कितना होगा 14x। अगर 14x का प्रॉफिट करना है तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा भाई, जाहिर सी बात है कि 100x का सामान 114 पे बेचेंगे तभी तो हमें क्या मिलेगा, 14 का प्रॉफिट मिलेगा, 14% का। इतना समझ में आया। अब आगे कह रहा है कि दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य कीमत पहली वस्तु से 220 रुपए अधिक है। भाई कॉस्ट प्राइस तो दोनों की सेम है, उसने बोला है ना कि कॉस्ट प्राइस कीमत समान कीमत पे खरीदी है, एक ही कीमत पे, तो 100x। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस उसने बता रखी है कि पहली वस्तु से 220 रुपए अधिक है। अगर पहली वस्तु इतनी है तो इसकी कितनी होगी, 114x तो है ही है, प्लस 220 रुपए अधिक है, 220 अधिक कर दिया। तो वह बोल रहा है कि यदि उसका कुल लाभ प्रतिशत 16% है तो एक वस्तु की लागत, कुल लाभ परसेंट हम निकालना है भाई, कुल लाभ परसेंट 16 है यहाँ पे। तो अगर हमें कुल लाभ परसेंट चाहिए तो हम बताएं कैसे निकालेंगे। यहाँ पे कितने का 14x का प्रॉफिट है और सब x के फॉर्म में है, सेम फॉर्म में है। ठीक, और यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 14x प्लस 220 का प्रॉफिट हो रहा है। तो एक बात बताइए कि टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है हमें, टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है, 14 दूना 28 प्लस 220x। तो आप बताइए कि प्रॉफिट परसेंटेज अगर हमें निकालना है तो हमें क्या चाहिए भाई, प्रॉफिट परसेंटेज निकाला है तो प्रॉफिट चाहिए जो कि है कितना 28x बटा 220, और टोटल कॉस्ट प्राइस चाहिए। टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी है 100x प्लस 100x, दो वस्तुओं की खरीदी है। तो ये कितना हो जाएगा 200x इंटू 100, परसेंटेज निकाले के 100, और जो कि है कितना भाई 16%, तो 16। ठीक, ये भी परसेंट में, ये भी परसेंट। अब सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना होगा, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, इसका गुणा इधर कर देते हैं। तो 28x प्लस कितना 220, इधर कितना हो जाएगा 2x का गुणा होगा तो 32x। तो x का मान निकालेंगे तो हम कितना आएगा ये हमारा भाई, 28 इधर आएगा तो 4x, और 220 बटा 4 बराबर कितना 55 आएगा। x का मान कितना आ गया 55 आ गया। तो हमसे पूछा क्या है कि एक वस्तु की कीमत बतानी है। तो एक वस्तु की कीमत कितनी है भाई, एक वस्तु की कीमत कितनी है, एक वस्तु की कीमत कितनी है भाई 100x है। कितनी है 100x। तो x का मान हमें पता है, तो 100 उड़ते 55 कर दिया तो कितना हो जाएगा 5500 आएगा। कितना 5500 रुपये हुआ। तो कौन सा सही है हमारा, कोई नहीं दिया तो नॉन ऑफ दीज। ठीक, तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते, अब मैं इसका दूसरा मेथड भी बताता हूँ, शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक में एक चीज मैंने आपको बताई है कि मिक्सचर एलिगेशन का फॉर्मूला यहाँ भी यूज हो सकता है। भाई यहाँ पे बोला है ना
कि 16 एक जगह 16% का प्रॉफिट हो रहा है और दूसरी जगह उसने बोला है क्या कि ऑल ओवर जो है वो 16 एक जगह 14% का प्रॉफिट हो रहा है और दूसरी जगह ऑल ओवर जो है वो 16% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, और आगे उसने दे रखी है कि वो समान वस्तु पे खरीद मतलब समान कीमत पे खरीदता है। तो यहाँ हमें क्या दिया है कि भाई कॉस्ट प्राइस का रेशियो दिया है दोनों के। ठीक, भाई समान वस्तु है तो जाहिर सी बात है कि उनका रेशियो क्या आएगा, 1:1 का आएगा। ठीक, आप कुछ भी मान लोगे वो तो आएगा रेशियो। तो हमें क्या क्या चाहिए था भाई, मैं प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज चाहिए था अगर मिक्सचर या एलिगेशन लगाना है, और ऑल ओवर प्रॉफिट या लॉस चाहिए था हमें, और कॉस्ट प्राइस का रेशियो चाहिए था। कॉस्ट प्राइस दोनों की पता होती तब भी हम रेशियो निकाल देते। तो ठीक है, तो हमें क्या चाहिए था, प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट या लॉस ऑल ओवर क्या चाहिए, ऑल ओवर प्रॉफिट या लॉस। यहाँ पे हमें क्या चाहिए था, यहाँ में पे क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस का रेशियो दिया हो या कॉस्ट प्राइस दे रखी हो। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है कि पहली वस्तु पे 14% का लाभ हो रहा है तो 14% यहाँ रख दिया हमने। और यहाँ पे क्या दिया है भाई, दूसरी वस्तु की बताया नहीं ना, उसने बोला है ना कि पहली वस्तु 220 से अधिक पे, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे इसकी प्रॉफिट जो है वो एक्स की हो रही है। ठीक, लेकिन इसने क्या बोला है कि ऑल ओवर जो है वो 16% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 16% का ऑल ओवर प्रॉफिट कर दिया। और कॉस्ट प्राइस क्या बोला है उसने, समान कीमत। तो आप कुछ भी मानो, अगर एक्स एक्स मानते हो या वाई वाई मानते हो या 100 रुपये ही मान लो, तब भी रेशियो क्या है, यहाँ रेशियो में चाहिए ना, तो 1:1 का रेशियो आएगा। इतना समझ में आया। अब हम सॉल्व कर लेते हैं। हमने क्या करते हैं इसे सॉल्व करने के लिए, इसका गुणा इधर इसका गुणा इधर, दोनों को जोड़ देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 14% में 1 का गुणा किया तो कितना, 14% में 1 का गुणा किया प्लस इसका गुणा इधर किया तो कितना, x गुणित 1, और नीचे वाले का क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, जो कि होता किसके बराबर है, बीच वाले को 16% के बराबर। ठीक, अब सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, 16 गुना 32, ये कितना होगा 32, और इधर कितना हो जाएगा हमारा 14%, और यहाँ कितना x, तो x बराबर कितना आ गया, 14 18 32, तो यहाँ x का मान कितना आ गया, 18% आया। कितना आ गया हमारा x का मान, x का मान हमारा आ गया 18% आ गया। तो एक चीज बताइए कि अब हमसे पूछा क्या है, वस्तु की लागत कीमत पूछ रहा है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। तो एक बात बताइए कि इसने एक और चीज बोली है कि वस्तु की विक्रय कीमत पहली वस्तु से 220 अधिक है। यहाँ पे हमारा देखा जाए तो कितने अधिक है, 2% अधिक है। कितना अधिक है, 2%। विक्रय कीमत कितनी है, 2% अधिक, जिसका मान कितना है 220 है, सॉरी 4% अधिक, 14 4 18। ठीक, 4% अधिक है, यहाँ पे 4% अधिक है, तो 4% का मान कितना है 220 है, तो 1% का मान कितना होगा 55। तो ये क्या है हमारा 1% का प्रॉफिट। ठीक, ये क्या है हमारा, ये प्रॉफिट ही तो है हमारा, ये जो अंतर आ रहा है ये प्रॉफिट का ही तो अंतर आ रहा है। तो आप बताइए कि अगर हमें 100% का मान चाहिए तो अब कितना होगा, तो 100 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5500। 100% हमारी क्या होती है, यही तो हमारी कॉस्ट प्राइस होती है ना भाई। 14% क्या है, प्रॉफिट का ही तो क्या है, कॉस्ट प्राइस का ही तो क्या है 14%। ठीक, तो ये हमारी क्या है 100% क्या हो गई, हमारी कॉस्ट प्राइस हो गई। ठीक, तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, लेकिन आप इसे ध्यान से पढ़िए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश जरूर कीजिए। तो चलिए, आपने कर लिया, मेरी बारी है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, कह रहा 2 कारें पटना और दिल्ली से एक ही समय पर चलना शुरू करती हैं
और क्रमशः 65 किलोमीटर प्रति घंटा और 49 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। जब दोनों के बीच में किसी बिंदु पर मिलती हैं तो यह पता चलता है कि एक कार ने दूसरी कार की तुलना में 128 किलोमीटर अधिक दूरी तय की है। ठीक है, तो पटना और दिल्ली के बीच की दूरी हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो हम बता नहीं सकते, तो जाहिर सी बात है कि पटना ये है और दिल्ली ये मान लिया। ठीक, पटना और दिल्ली के बीच की दूरी हमें बतानी है। तो एक जो है हमने मान लिया ए जो है वो कहाँ से चल रही है, पटना से चल रही है 65 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और बी जो है हमारी चल रही है वो कहाँ से 49 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दिल्ली से। वो किसी बिंदु पे मिलते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ मिला। तो एक बात बताइए कि टाइम तो उन्होंने समान लिया ना, जितनी देर तक वो चला उतनी देर तक वो चला, तो डिस्टेंस कौन ज़्यादा कवर करेगा? जाहिर सी बात है इसकी स्पीड ज़्यादा होगी। तो ये इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, x प्लस 128 हमें नहीं पता ना, लेकिन ये 28 ज़्यादा है ये पता है, तो भाई x प्लस 128 मान लिया। और इसने कितना ट्रेवल किया होगा, x। अगर इसने x ट्रेवल किया तो इसने 128 x ज़्यादा ट्रेवल किया। इतना समझ में आया? तो एक बात बताइए कि पटना से चलने वाला और दिल्ली से चलने वाला, दो की बात हो रही, तो इनकी स्पीड का रेशियो दिया है कि नहीं? स्पीड का रेशियो हम निकाल सकते हैं नहीं? जो पटना से चल रहा है उसकी स्पीड है 65 और जो दिल्ली से चल रहा है उसकी स्पीड है कितनी? तो आप एक बात बताइए कि v बराबर क्या होता है, d/t होता है। तो ये क्या है कि जहाँ पे मिले हैं भाई, टाइम तो जितनी देर ये चला उतनी देर ये दिल्ली से भी चला, इतनी देर ये पटना से, मतलब समान टाइम तक चले ना। अगर हमारा टाइम समान हो, ये हो जाए समान, तो हमारा ये क्या आएगा, स्पीड जो है वो डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो कहने का अर्थ जो हमारा स्पीड का रेशियो होगा वही क्या होगा, हमारा डिस्टेंस का रेशियो होगा। तो कुछ कट नहीं रहा है, तो ये हमारा कितना होगा, 65 × 49 का रेशियो, ये भी क्या होगा, डिस्टेंस का रेशियो होगा। तो यहाँ पे देखा जाए, हम मान लेते हैं कि इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 65x, इसने 49, तो इसने कितना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया? भाई जाहिर सी बात है कि 16x ने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया, पटना वाला। लेकिन यहाँ पे कह रहा है पटना वाले ने कितना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया, 128। मैं कह रहा हूँ कि दिल्ली वाले से पटना वाला जो आ रहा था वो 16x ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया, लेकिन वो कह रहा है नहीं, सॉरी यहाँ पे ए मान लेते हैं, वहाँ x माना है हमने, तो यहाँ पे हम ए मान लेते हैं। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पे उसने 16a डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल किया। ठीक, लेकिन वो कह रहा नहीं 128, मेरे हिसाब से भाई 16 ए आया, लेकिन वो कह रहा है 128, तो ए का मान कितना आ गया, 16 × 128, तो ए का मान कितना आ गया, 8 किलोमीटर। तो ए का मान 8 किलोमीटर आ गया। तो आप चाहो तो इनका अलग अलग, भाई इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 65 है पटना वाला, इसने कितना 49 है, लेकिन हमसे पूछा क्या है, पटना और दिल्ली के बीच की दूरी। तो भाई इसने 65 ए डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसने 49 है, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया एक दूसरे ने, भाई 40 और 9 × 5 = 14, 114 1 किलोमीटर इन्होंने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो ए का मान कितना है, 114 और 8, तो ये कितना हो जाएगा, 14 × 8 = 112, मतलब 912 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस कितनी है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई, 912 किलोमीटर। ठीक, कितनी है, 912 किलोमीटर। तो कौन सा सही है हमारा, ये सी वाला। ठीक, तो समझ में आ गया होगा आपको, मैंने डीपली समझाने की कोशिश की है और समझ में भी आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो लाइक करके जाना, और अभी तक आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो उनको भी शेयर कर दीजिए, और अभी तक आपने स्वयं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे और आप अपनी स्पीड इंप्रूव करते रहें। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट डे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।